हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। ये बेसिकली एक पोएम है जिसके टाइटल के दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। देखिए, एक तो कॉन्क्रीट मतलब होता है कोई भी हार्ड मटेरियल, जैसे पत्थर है या फिर सीमेंट है, जिन्हें आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। सो पोएम में एक कैरेक्टर है मिसेस जॉन्स, जिन्होंने स्टोन्स का गार्डन बनाया है। उसके कंक्रीट पार्ट्स हैं और उसमें उन्होंने प्लांट्स और फ्लावर्स की जगह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। तो ये तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है। एक एग्जाम्पल मतलब एक गार्डन का एग्जाम्पल, गार्डन जो कि कंक्रीट का यानी कि स्टोन्स का बना है। दूसरा, इसका एक डीपर मीनिंग भी है। कंक्रीट एग्जाम्पल मतलब होता है एक सॉलिड एग्जाम्पल। तो मतलब कि पोएम में आपको एक क्लियर और रियल एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से लोगों के डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला मतलब है एग्जाम्पल ऑफ अ गार्डन मेड ऑफ कॉन्क्रीट, इसीलिए पोएम का नाम अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। और दूसरा मतलब एक सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग डिफरेंटली, अ सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ यूनिकनेस। चलिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। नाउ रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन। रीड द नेम्स, नीचे कुछ नाम आपको दिए हैं उन मटेरियल्स के, उन आइटम्स के जो आपको गार्डन में देखने को मिलते हैं। आपको उनके नाम लिखने अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर्स हैं उनके सामने। फर्स्ट इज गार्डन होज। गार्डन होज ये एक रबर का पाइप होता है जो गार्डन में पानी देने के लिए हम यूज करते हैं। सो यहां पर आप लिख देंगे गार्डन होज। देन नेक्स्ट इज सैपलिंग। सैपलिंग मतलब एक छोटा प्लांट। ये है एक सैपलिंग। नेक्स्ट, नाउ हेज। हेज ये जो बुशेस झाड़ियां होती हैं उनकी ऐसी रो बना देते हैं बाउंड्री क्रिएट करने के लिए, इसे हम कहते हैं हेज। नाउ फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स यानी कि फूलों की क्यारी, ये है एक फ्लावर बेड। फ्लावर बेड्स। नाउ फ्लावर पॉट। पॉट जिसमें हम फ्लावर्स को रखते हैं, फ्लावर पॉट। नाउ पेबल्स। पेबल्स मतलब पत्थर, ये जो स्मॉल स्टोन्स हैं इन्हें कहते हैं पेबल्स। पेबल्स। नेक्स्ट इज रॉकरी। रॉकरी में एक डिजाइन क्रिएट करने के लिए कुछ रॉक्स को या पेबल्स को रखा जाता है और उनके बीच में प्लांट्स को उगा दिया जाता है, ये है एक रॉकरी। रॉकरी। नेक्स्ट, नाउ फेंस। फेंस है तार से या फिर इस तरह से वुडन फेंस भी हो सकते हैं, लकड़ी से बाउंड्री जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं फेंस। फेंसिंग करना, बाड़ लगाना। नाउ वाइन। वाइन मतलब होता है बेल, ये है एक वाइन, जैसे ग्रेप वाइन हम देखते हैं जो अंगूर की बेल होती है। नेक्स्ट इज व्हील बैरो। व्हील बैरो इस तरह का ये कार्ट होता है जिसमें दो हैंडल्स होते हैं, एक आगे व्हील होता है। प्लांट्स को, सॉइल को या फिर गार्डन में जो वेस्ट है उसको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम यूज करते हैं व्हील बैरो। व्हील बैरो। ओके, ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं गार्डन में, ये हेज है, ये फ्लावर पॉट है, ये पेबल्स हैं, व्हील बैरो, सैपलिंग, गार्डन होज, देन फ्लावर बेड्स, वाइन, फेंस एंड रॉकरी। नाउ वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। 4 के ग्रुप्स में अब आप काम करेंगे और बताएंगे व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव। किस तरह का गार्डन आप गार्डन बनाना आप पसंद करेंगे। मेंशन करिए उसके फीचर्स को जो आपके गार्डन में होगा एंड द रीजन फॉर योर चॉइस, आपने क्यों उन फीचर्स को चूज किया। देन शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ उस आंसर को आपको शेयर करना है। तो बताइए किस तरह का गार्डन आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ब्यूटिफुल फ्लावर गार्डन चाहिए। आई वुड लाइक टू हैव अ ब्यूटिफुल फ्लावर गार्डन। अब उसके फीचर्स आपको बताने हैं, उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर बेड्स होंगे, कलरफुल
फ्लावर बेड्स होंगे, बहुत सारे फूलों की क्यारियां होंगी, बीच में एक छोटा सा फाउंटेन होगा, अ स्मॉल फाउंटेन इन द मिडल, फाउंटेन इन द मिडल, रॉकरीज होंगी, हर कॉर्नर में रॉकरी होगी टू डेकोरेट, या फिर चलिए रॉकरी एक कॉर्नर में लगा देते हैं, इन वन कॉर्नर, उसमें स्टोन्स होंगे, बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स होंगे, देन उसमें एक बेंच ज़रूर होगी, अ बेंच टू सिट एंड एंजॉय नेचर। ओके, अभी रीज़न क्या है, क्यों आपने ये फ्लावर गार्डन को चूज़ किया, क्योंकि जो भी रीज़न होगा, आई लव फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, और अगर फ्लावर्स का गार्डन होगा इट विल अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, बहुत सारी बटरफ्लाइज आएंगी, बर्ड्स आएंगी, सराउंडिंग को और ज़्यादा ब्यूटीफुल वो बना देगा। ये एक रीज़न आप लिख सकते हैं, आई चोज फ्लावर गार्डन बिकॉज आई लव फ्लावर्स एंड इट विल अट्रैक्ट, और या फिर कोई दूसरा अगर आप गार्डन बनाना चाहे वो भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब अपनी चॉइस का। आप इमेजिन करिए अगर आपको एक गार्डन बनाना है तो कैसा गार्डन आप बनाएंगे, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज भी सभी को पसंद होती हैं। नाउ रीड द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल पढ़िए फिर से, टाइटल है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कॉन्क्रीट। अब जब आप कॉन्क्रीट पढ़ते हैं क्या आपके माइंड में आता है? कॉन्क्रीट मतलब होता है जो बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल यूज होता है, उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग? बिल्कुल, इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, जैसे हम एक सॉलिड बात कहते हैं, एक कॉन्क्रीट या फिर एक रियल क्लियर बात, उसे उसके लिए भी कॉन्क्रीट यूज हो सकता है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो कॉन्क्रीट का एक मतलब है हार्ड मटीरियल, हार्ड मटीरियल, और एक कॉन्क्रीट का मतलब है रियल और सॉलिड। ओके, सो अभी हम पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। So my next door neighbor, Mrs. Johns, has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Johns thinks rather nice. मेरी जो नेक्स्ट डोर, जस्ट मेरे से अगले घर में रहने वाली नेबर, पड़ोसी हैं मिसेस जॉन्स, ये हैं मिसेस जॉन्स, हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, उनका पत्थरों से भरा हुआ एक गार्डन है। अ क्रेजी पाथ, जिसमें एक क्रेजी टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों का ही रास्ता है। अ लिली पॉन्ड, और एक पॉन्ड तालाब है, लिली फ्लावर्स जिसमें है। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, एक रॉकरी जहाँ पर कुछ रॉक्स हैं, ये देखिए ये रॉकरी है, रॉक्स और उनके बीच में प्लांट्स को उगाया गया है। एंड जस्ट बियॉन्ड, और उसके बिल्कुल आगे ही है अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। देखिए ये है सन डायल, जो सूरज की मदद से टाइम बताती है, और उसमें एक स्ट्रेंज अजीब सा डिवाइस लगा है, विच मिसेस जॉन्स थिंक्स रादर नाइस, जो मिसेस जॉन्स को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी नेक्स्ट डोर, अगले ही घर में रहने वाली पड़ोसी मिसेस जॉन्स हैं, जिनका ऐसा पत्थरों से भरा हुआ एक गार्डन है, उसमें एक क्रेजी टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों का रास्ता है, एक लिली पॉन्ड है, एक रॉकरी है, और उसके जस्ट आगे ही ये एक सन डायल है, जिसमें अजीब सा डिवाइस है जो कि मिसेस जॉन्स को बहुत अच्छा लगता है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। अब मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है मिसेस जॉन्स, शी पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, उन्होंने उन पत्थरों के बीच में देखिए छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। आप पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंड तक, ये देखिए सभी स्टोन्स के बीच में लिटिल प्लांट्स हैं, जो कि इतने डेलिकेट मतलब इतने नाजुक और छोटे हैं, उनका दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, उनका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे पत्थर है, पत्थरों के बीच में बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स हैं। आई कांट थिंक, मैं सोच भी नहीं सकता, हाउ शी गेट्स देम इन, कि उन्होंने उन पत्थरों के बीच में उन छोटे प्लांट्स को कैसे लगाया होगा। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, एक ही तरीका हो सकता है जब तक कि उन्होंने उनके बीच में, उन रॉक्स के पत्थरों के बीच में उन्हें पिन से ना लगाया हो।
इस तरह से लगाया हुआ है जैसे कि, क्योंकि रॉक्स के बीच में, स्टोन्स के बीच में कम जगह है और प्लांट्स इतने छोटे हैं, जैसे कि उन्होंने पिन से उनके बीच में उन प्लांट्स को वहाँ पर उगाया हो, प्लांट किया हो। ओके, सो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स, उन्होंने छोटे छोटे स्टोन्स के बीच में छोटे प्लांट्स लगाए हैं। वो इतने नाजुक और छोटे हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं सोच भी नहीं पाता कि वो उन्होंने कैसे लगाए होंगे अंदर, जब तक कि जैसे कि उन्होंने वहाँ पर पिन से उनको लगाया हो उनके बीच में। नाउ माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स वंस आस्क्ड मी round to see her stones, for we stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You are standing on it, she replied. अब मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है मिसेस जॉन्स, एक बार वंस शी आस्क्ड मी टू राउंड टू सी हर स्टोन्स, उन्होंने मुझे बुलाया उनका जो पत्थरों वाला बगीचा था, गार्डन था, उसको देखने के लिए। We stood and talked about a flower. अब हम वहाँ पर खड़े थे और हमने बात की एक फ्लावर के, एक अच्छे से फूल के बारे में। For quite a quarter of an hour. एक आवर का क्वार्टर पार्ट कितना होता है? एक 1 आवर का 1/4 पार्ट, यानी कि 15 मिनट्स। तो हमने लगभग 15 मिनट तक उस फ्लावर के बारे में बात की। Where is this lovely thing? I cried. फिर मैंने ज़ोर से पूछा कि ये इतना जो फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सुंदर चीज़ लवली थिंग कहाँ पर है? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। तो मिसेस जॉन्स ने क्या कहा? तुम उसके ऊपर खड़े हुए हो। कहने का मतलब है वो अपने पूरे गार्डन को ही फ्लावर कहती है। उनके गार्डन के जो स्टोन के पार्ट्स हैं, क्रेजी पार्ट्स हैं, डिज़ाइन है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, वही उनके गार्डन की मेन ब्यूटी है, ना कि कोई एक्चुअल फ्लावर। ओके, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है, होपफुली समझ में आ भी गई होंगी आपको। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी, एंड जस्ट बियॉन्ड अ sundial with a strange device which Mrs. Johns thinks rather nice. My next door neighbor Mrs. Johns puts little plants between the stones. They are so delicate and small, they don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with a pin. My next door neighbor, Mrs. Johns, once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You are standing on it, she replied. So ये आपकी पोएम है जिसके पोएट है रेजिनाल्ड आर्किल। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर्स, वैसे छोटी पोएम है, देख लेते हैं कितने हैं क्वेश्चन आंसर्स इसी में ही कवर, थोड़े ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से एग्जैक्ट वर्ड्स हम लेंगे, पोएम की समरी को कंप्लीट करना है। 1 एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अपने आंसर्स को आप शेयर करेंगे क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ। ओके, द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जॉन्स। पोएम में मिसेस जॉन्स को डिस्क्राइब किया गया है। द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर, जो कि स्पीकर की नेक्स्ट डोर, अगले ही घर में रहने वाली पड़ोसी हैं। जैसे कि नेबर वर्ड पोएम में ही आया है, इसीलिए हमने उसे यहाँ पर लिखा है। हु हैज़ अ यूनिक गार्डन, जिनका एक यूनिक अलग सा गार्डन है। फिल्ड विद स्टोन्स, जो स्टोन से भरा हुआ है। यहाँ पर आप लिख देंगे स्टोन्स। नाउ हर गार्डन इंक्लूड्स अ पिक्यूलियर, उनके गार्डन में एक पिक्यूलियर, एक थोड़ा अजीब अलग सा क्या है, रास्ता है, पाथ है। पिक्यूलियर पाथ, स्ट्रेंज पाथ कहा गया था, स्ट्रेंज या फिर क्रेजी पाथ, सॉरी। अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है, लिली पॉन्ड। अ रॉकरी, एक रॉकरी है। अलोंग विद एन अनयूजुअल, और एक क्या है, अनयूजुअल सनडायल है। अनयूजुअल सनडायल, जो कि शी फाइंड्स चार्मिंग, जो कि मिसेस जॉन्स को बहुत चार्मिंग, बहुत अच्छा लगता है। मिसेस जॉन्स प्लांट्स टाइनी, मिसेस जॉन्स ने टाइनी और कैसे प्लांट्स लगाए हैं, टाइनी, और एक और वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर स्मॉल के साथ, स्मॉल एंड डेलिकेट, बहुत नाजुक और छोटे प्लांट्स लगाए हैं। टाइनी डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में। विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल, जो स्पीकर को लगता है कि इतने छोटे हैं वो, दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन, कि उनको ज़रूर उन्होंने किसी पिन से लगाया होगा।
वन डे, एक दिन मिसेस जॉन्स इनवाइट करती है स्पीकर को टू सी हर गार्डन, उनका स्टोन्स वाला गार्डन देखने के लिए। एंड दे डिस्कस ब्लैंक दैट मिसेस जॉन्स ट्रेजर्स, और वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एक फ्लावर के बारे में, जिसके बारे में बहुत अच्छे से मिसेस जॉन्स बताती हैं। व्हेन द स्पीकर आस्क्स, जब स्पीकर पूछते हैं वेयर द ब्लैंक फ्लावर इज, वेयर द लवली फ्लावर इज, लवली ही है कि ये जो लवली थिंग, इतना लवली फ्लावर है, ये कहाँ पर है। मिसेस जॉन्स कहती है दैट द स्पीकर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग, कि तुम जब से उसी के ऊपर तो खड़े हो, मतलब वो अपने गार्डन को एक फ्लावर से कंपेयर करती है, फ्लावर की तरह उनका गार्डन भी उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ओके, नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द टोन ऑफ द पोयम इज, पोयम की टोन क्या है, मॉकिंग, क्या किसी को मॉक किया गया है पोयम में, किसी का मजाक उड़ाया गया है, नहीं। ह्यूमरस है, थोड़ी फनी वे में एक अनयूजुअल जो गार्डन है मिसेस जॉन्स का उसको डिस्क्राइब किया गया है। मॉर्नफुल, सैड बिल्कुल नहीं है, ये मॉर्न करने वाला कुछ नहीं है। अम्यूजिंग ज़रूर है, गार्डन का जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही एंटरटेनिंग है, सरप्राइजिंग है। लाइट हार्टेड भी है, जैसा हमने कहा कोई सीरियस या सैड पोयम नहीं है, हैप्पी और इजी पोयम है। सो पोयम की टोन है ह्यूमरस, अम्यूजिंग एंड लाइट हार्टेड। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द स्पीकर इन द पोयम इज, पोयम में स्पीकर कौन है, मिसेस जॉन्स नहीं है, वो तो नेक्स्ट डोर नेबर है स्पीकर की। पोएट है यहाँ पर, कोई गार्डनर या चाइल्ड भी नहीं है। बी ऑप्शन, द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आने वाला है अभी से क्लास 8 ऑनवर्ड्स, और ये बड़ा ही इजी भी रहता है, 1 मार्क फ्री के मिल जाते हैं आपको एग्जाम में। किसी भी पोयम की राइम स्कीम क्या होती है, एक स्टांजा आप लेंगे यहाँ पर, कोई भी ले लीजिए, सभी में सेम ही राइम स्कीम फॉलो होती है। सबसे पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको हम नाम देते हैं ए। अब जिस वर्ड से, जिस लाइन के नेक्स्ट वर्ड से वो राइम करेगा वो भी ए हो जाएगा। जैसे जॉन्स राइम करता है यहाँ पर स्टोन से, सो ये ए हो गया। अब नेक्स्ट भी अगर राइम करता तो वो भी ए हो जाता, लेकिन नेक्स्ट है पॉन्ड, एक डिफरेंट वर्ड है, इसको नाम दे दिया हमने बी। इसका जो राइमिंग वर्ड है बियॉन्ड, वो यहाँ पर है बी। डिवाइस सी, एक और नया वर्ड आया नाइस सी। सो राइम स्कीम है ए बी सी। कई पोयम में ऐसा होता है जोन्स का जो राइमिंग वर्ड है वो थर्ड लाइन में गिवन होगा और इसका फोर्थ में होगा, उसमें हम कहते हैं ए। नेक्स्ट में क्योंकि राइमिंग वर्ड नहीं है बी, ए का राइमिंग वर्ड यहाँ पर आया तो उसको ए लिखते हैं, बी का यहाँ पर आया तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी, ऐसे भी चलती है राइम स्कीम। तो इसमें है ए, आप किसी भी स्टांजा में देख लीजिए, जॉन स्टोन्स ए, फ्लावर बी नाम दिया, आवर इसका राइमिंग नेक्स्ट में है। फिर एक और नया वर्ड है क्राइड, सी नाम दिया, उसका राइमिंग है रिप्लाइड नेक्स्ट में। सो ए बी सी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, राइम स्कीम है। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो सेंटेंसेस आपको गिवन है, आंसर्स गिवन है, उनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। Now the poet uses the word stones in all stanzas. आप देखेंगे सभी स्टांजाज में stones वर्ड यूज हुआ है और बहुत बार हुआ है पोयम में। In order to emphasize her, ये पोएट ने यूज किया है किस चीज पर एम्फेसाइज करने के लिए, हर ऑब्सेशन विद स्टोनी गार्डन, कि मिसेस जॉन्स का कितनी वो ऑब्सेस्ड है स्टोनी गार्डन से, या फिर प्राइड इन गार्डनिंग स्किल, कितना वो प्राउड फील करती है अपनी गार्डनिंग स्किल के बारे में। पोयम का नाम ही वही है, कॉन्क्रीट एक सॉलिड एग्जाम्पल। एक तरह से वो उनकी गार्डनिंग स्टाइल के उनकी यूनिक स्टाइल को दिखाता है गार्डनिंग के। तो इसमें करेक्ट होगा सेकेंड ऑप्शन। नाउ द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प्स रीडर। पोएट ने इमेजरी, एक लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी, मतलब इस तरह से डिस्क्राइब करना किसी चीज को कि रीडर्स के माइंड में एक पिक्चर बन जाए। आपने जब पोएम को पढ़ा होगा एक पिक्चर आ गई होगी आपके माइंड में गार्डन की, तो इमेजरी को यूज किया है यहाँ पर राइटर ने डिस्क्राइब करने के लिए गार्डन को, जिससे कि रीडर क्या हो, अंडरस्टैंड करे, समझे मिसेस जॉन्स के लव को फॉर प्लांट्स। मिसेस जॉन्स का लव तो है ही नहीं प्लांट्स के प्रति। विजुअलाइज करे द गार्डन्स पिक्यूलियर नेचर, गार्डन का जो पिक्यूलियर अपना ही एक अलग नेचर है उसको आप विजुअलाइज कर सके, इसलिए उन्होंने इमेजरी को यूज किया है यहाँ पर। इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए उस गार्डन की।
नाउ पिक एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम से एलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। एलिट्रेशन हम बोलते हैं दो वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर सेम हो, जो एक दूसरे के बाद आए या फिर क्लोजली कनेक्टेड हो, एक दूसरे के एक दो वर्ड्स उनके बीच में हो भी सकते हैं। जैसे नेक्स्ट डोर नेबर, नेक्स्ट डोर को एक ही वर्ड अगर हम कंसिडर करें, एन एन यहाँ पर रिपीट हुआ है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। आप लिख देंगे नेक्स्ट डोर नेबर। देन गॉट अ गार्डन, उसके बाद ये एनीथिंग एट ऑल एंड प्लांट्स देम टी डब्ल्यू, ये तो हो गया। नेक्स्ट डोर नेबर तो है ही हर किसी में। एक ये होगा क्वाइट अ क्वार्टर, क्वाइट अ क्वार्टर, बस इतने। कोई दूसरा अगर आपको मिलता है आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट डोर नेबर, गॉट अ गार्डन, एनीथिंग एट ऑल, क्वाइट अ क्वार्टर। ओके, नाउ अ रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज दैट अपीयर्स इन ईच स्टांजा। रिफ्रेन एक रिपीटेड लाइन या फ्रेज होता है जो हर स्टांजा में आए। आइडेंटिफाई करिए रिफ्रेन फ्रॉम द पोएम। पोएम में रिफ्रेन है माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स, वो हर स्टांजा में आपको मिलेगी। यहीं से सभी स्टांजा स्टार्ट हुए हैं। ये बेसिकली पोएम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। पोएम में एक राइम स्कीम होती है, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया होता है, इमेजरी को यूज़ किया गया होता है, एक रिफ्रेन यूज़ किया गया होता है। रिफ्रेन है यहाँ पर माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स। ओके, नाउ आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। आयरनी भी लिखने में एक डिवाइस यूज करते हैं हम, लिटरेरी डिवाइस है जो एम्फेसाइज करता है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। क्या सोचा था और क्या हो गया। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन। आयरनी में जनरली एक सिचुएशन होती है जहां पर द आउटकम इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो सोचा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है आउटकम। एक सरप्राइजिंग इवेंट क्रिएट होता है या फिर एक ह्यूमरस इफेक्ट आता है, हंसी आ जाती है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिसेस जॉन्स की एक्साइटमेंट है अबाउट हर गार्डन कॉन्ट्रास्ट विद स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट ऑन हाउ ऑर्डिनरी इट इज। मिसेस जॉन्स जो है बहुत एक्साइटेड है, उनको उनका गार्डन बहुत अच्छा लगता है। सनडायल भी जो कि राइटर पोएट है, जो उनको बहुत अजीब लगता है, स्ट्रेंज है, लेकिन मिसेस जॉन्स को वो बहुत नाइस लगता है। जबकि पोएम में दिखाया गया है कि स्पीकर डिसअपॉइंटेड है और उनको उनका गार्डन बहुत ऑर्डिनरी, बहुत ही सामान्य सा लगता है, उसमें कुछ भी स्पेशल उनको नहीं लगता। जबकि मिसेस जॉन्स का कहना है, उन्होंने एक फ्लावर को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा फ्लावर। जब स्पीकर ने पूछा कि कहाँ है ये लवली फ्लावर, तो उन्होंने कहा तुम खड़े तो हो उसके ऊपर। वो अपने गार्डन को ही ब्यूटीफुल फ्लावर बता रही थी। तो बताइए लाइंस आइडेंटिफाई करिए पोएम से जो डिस्प्ले करता है सिचुएशनल आयरनी को। तो एक तो यही है कि लास्ट में वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, मैंने पूछा जोर से कि ये लवली थिंग जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रही हैं, पिछले 15 मिनट से हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, कि तुम उसके ऊपर खड़े तो हो। ये आयरनी को शो करता है। दूसरा है यहाँ पर कि अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। सन डायल है वहाँ पर, स्ट्रेंज अजीब सा डिवाइस उसमें लगा है जो कि मिसेस जॉन्स को बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आयरनी है, जो राइटर है उसको अजीब लग रहा है, मिसेस जॉन्स को बहुत अच्छा लग रहा है। उनको वो फ्लावर कहीं दिखाई नहीं दे रहा उनके यहाँ पर, और मिसेस जॉन्स को लगता है कि पूरा गार्डन ही एक फ्लावर है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। द वर्ड कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब है कैन रेफर टू, आप इसे रेफर कर सकते हैं ब्लैंक इन मिसेस जॉन्स गार्डन। मिसेस जॉन्स के गार्डन में जो स्टोन्स हैं उससे उसको आप कॉन्क्रीट कह सकते हैं। या फिर द टाइटल एक सिंबॉलिक मतलब भी है, जैसे कि पोएम में एक क्लियर और कॉन्क्रीट एक सॉलिड एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स की कौन सी गार्डनिंग स्किल है, उनकी एक यूनिक गार्डनिंग स्किल है, उसके बारे में एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल गिवन है। तो वो एक सिंबल भी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर का मीनिंग है उसके बारे में डिस्कस किया था, पोएम का जो टाइटल है। नाउ द टाइटल अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, जो टाइटल है पोएम का एक कॉन्क्रीट सॉलिड एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट, पत्थरों का एक एग्जाम्पल। इसके दोनों मीनिंग है, लिटरल मीनिंग भी है जो कि जैसा लिखा गया लिटरली जो मतलब है उसका, और एक सिंबॉलिक मेटाफोरिकल मीनिंग भी है। लिटरल मीनिंग क्या है,
एक पत्थरों का पत्थर और एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मतलब एक सॉलिड एग्जाम्पल, वो इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। इस तरह का जो वर्ड प्ले होता है उसे हम पन कहते हैं। पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर हम वर्ड्स को यूज करते हैं विद मल्टीपल मीनिंग्स। ऐसे वर्ड यूज करते हैं जानबूझ के जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हो, अलग अलग मीनिंग निकल कर आए, या फिर इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं कई बार जो एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनके अलग मीनिंग होते हैं, जिससे कि एक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट हो, मतलब एक तरह से आपको हंसी आए। जैसे कि आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल के साथ बहस कर रहा था, बट इट केप्ट मेकिंग शार्प पॉइंट्स, लेकिन वो शार्प पॉइंट्स बनाती रही। तो एक तो शार्प पॉइंट मतलब पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो शार्प होता रहा, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन एक शार्प पॉइंट्स देना मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट वो देती रही, ये उसका दूसरा मतलब हो जाएगा। माई पेंसिल एंड आई हैड अ डिसअग्रीमेंट बट वी फाइनली गॉट अ पॉइंट, मेरी पेंसिल और मेरी डिसअग्रीमेंट थी, हम किसी बात पर अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली वी गॉट टू अ पॉइंट, हम एक पॉइंट पर पहुंचे। तो यहाँ पर पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है एक तो आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करना कि बात बहस खत्म हो गई, एक पॉइंट पर हम पहुंच गए, या फिर द पेंसिल स्टिप, हम एक पॉइंट पर पहुंच गए, पेंसिल का जो पॉइंट होता है उसे भी हम पॉइंट कहते हैं। ओके, मतलब एक सेंटेंस आपने लिखा, उसमें जो वर्ड्स यूज किए वो इस तरह से किए कि उस वर्ड के एक से ज्यादा मतलब हो, तो सेंटेंस के भी एक से ज्यादा मतलब निकले, उसे हम कहते हैं पन। ओके, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Read the given extract and answer the questions that follow. My next door neighbor, Mrs. Johns, has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Johns thinks rather nice. मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है, अगले ही घर में रहती है मिसेस जॉन्स। पत्थरों से भरा हुआ उनका गार्डन है, एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों का रास्ता है, एक लिली का पॉन्ड है, तालाब है जिसमें लिली फ्लावर्स हैं, रॉकरी है, रॉक्स के बीच में प्लांट्स लगे हैं, और उसके जस्ट आगे ही एक सनडायल है, अजीब सा डिवाइस है उसमें मिसेस जॉन्स को, जो कि बहुत अच्छा लगता है। नाउ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जॉन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। बताया गया है कि मिसेस जॉन्स का जो गार्डन है पत्थरों से भरा हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन से, ये जो डिस्क्राइब किया गया है उनके गार्डन को, मिसेस जॉन्स का गार्डनिंग में क्या टेस्ट है उनके बारे में आपको क्या पता लगता है। मतलब कि मिसेस जॉन्स का जो टेस्ट है गार्डनिंग में वो बड़ा ही यूनिक है और क्रिएटिव है। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स या फ्लावर्स की जगह स्टोन्स को यूज किया है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वहां पर लगाए हैं, उसको और गार्डन को और ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए। सो आंसर आप लिखेंगे दैट इट कैन बी इन्फर्ड, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं दैट मिसेस जॉन्स लाइक्स यूनिक एंड क्रिएटिव गार्डनिंग, उनको सबसे अलग और गार्डनिंग जो है उसमें भी क्रिएटिविटी है और क्रिएटिव गार्डनिंग उनको पसंद है। नाउ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जॉन्स हरसेल्फ। वो जो गार्डन है वो मिसेस जॉन्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें रिवील करता है, बहुत सारी चीजें बताता है। बिल्कुल ट्रू है, इसी से पता लगता है जैसे मिसेस जॉन्स ने अपने गार्डन को डेकोरेट किया है, वो शो करता है उनकी पर्सनालिटी को, बताता है कि वो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्रिएटिव सोचती है और उनका जो काम है उसमें प्राउड फील करती है। सो ट्रू आप लिखेंगे, रीजन तो हमसे पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो हम यही लिखते, ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज द वे शी डेकोरेट्स हर गार्डन शोज हर पर्सनालिटी दैट शी इज क्रिएटिव, प्राउड ऑफ हर वर्क एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नाउ व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ। क्रेजी हम ऐसे थोड़ा क्रेजी पर्सन के लिए यूज करते हैं, क्रेजी पाथ का क्या मतलब है। क्रेजी पाथ मतलब एक रास्ता जो सीधा नहीं है, वो अनइवन स्टोन्स का बना है, देखने में इट लुक फन, इट लुक डिफरेंट, स्ट्रेंज लगता है, अजीब अजीब लगता है थोड़ा, इसका मतलब होगा क्रेजी पाथ का मतलब है, स्पेस नहीं है। नेक्स्ट टाइम से हम आंसर्स प्रॉपर ही लिखेंगे, बस ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है इसके आंसर्स राइटिंग में कर लेते हैं। सो क्रेजी पाथ मीन्स, इट मीन्स अ पाथ दैट इज नॉट स्ट्रेट, जो कि स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, एंड इट इज मेड ऑफ uneven stones, it is made of stones and looks different,
वो स्टोन्स का बना है और अलग लगता है, यूनिक लगता है, स्ट्रेंज लगता है, एंड लुक्स डिफरेंट और स्ट्रेंज। इसलिए उसने, राइटर ने उस पाथ को क्रेजी पाथ कहा है। नाउ व्हाट डज द सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जॉन्स पर्सनालिटी? जो सनडायल उन्होंने लगाया है जिसमें एक स्ट्रेंज अजीब सा डिवाइस है, वो मिसेस जॉन्स की पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है? दैट शी हैज फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स। जो अनयूजुअल, हटके थोड़े आइटम्स होते हैं उससे वो बहुत प्रभावित होती है, फैसिनेटेड होती हैं। शी प्रेफर ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशंस। वो पुरानी जो गार्डन डेकोरेशंस हैं उनको प्रेफर करती हैं। अब वो अनइंटरेस्टेड है अपने गार्डन की अपीयरेंस में, गार्डन कैसा दिखता है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो मॉडर्न और एक्सपेंसिव आइटम्स उन्हें बहुत पसंद है। इसमें करेक्ट होगा, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ए ऑप्शन। उनका फैसिनेशन ये शो करता है, इनफैक्ट पूरे ही गार्डन में जो लुक उन्होंने गार्डन का क्रिएट किया है वो बड़ा ही अनयूजुअल है। वो शो करता है कि उनको रेयर और क्रिएटिव चीज़ें ऐड करना पसंद है अपने गार्डन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ डज मिसेस जॉन्स फील अबाउट हर गार्डन? मिसेस जॉन्स अपने गार्डन के बारे में कैसा फील करती है? वो बहुत प्राउड फील करती हैं। सपोर्ट योर आंसर्स विद एविडेंसेस फ्रॉम द पोएम। पोएम से कुछ एविडेंसेस आप लेंगे, जैसे कि जब उन्होंने स्पीकर ने उस ब्यूटीफुल फ्लावर के, लवली फ्लावर के बारे में पूछा जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, तो मिसेस जॉन्स ने अपने गार्डन को ही फ्लावर बता दिया। तो मतलब कि ये शो करता है कि उनको अपना गार्डन बहुत पसंद है, बहुत प्राउड और हैप्पी फील करती हैं वो उसके बारे में। सो आंसर आप लिखेंगे, मिसेस जॉन्स फील्स हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन व्हेन द पोएट आस्क्ड अबाउट द लवली फ्लावर। जब पोएट ने उस लवली फ्लावर के बारे में पूछा, शी कंपेयर्ड हर होल गार्डन टू अ फ्लावर। उन्होंने अपने पूरे गार्डन को फ्लावर से कंपेयर किया एंड सेड, और कहा, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, तुम उस फ्लावर के ऊपर ही तो खड़े हो। दिस शोज शी लव्स हर गार्डन वेरी मच। तो ये स्टेटमेंट शो करती है कि वो उन्हें अपना गार्डन बहुत पसंद था, वो उससे बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन? स्पीकर ने डिस्क्राइब क्यों किया है उन प्लांट्स को इस तरह से कि वो इतने छोटे हैं, ऐसा लगता है कि पिन से प्लांट किए गए होंगे। सो द प्लांट्स वर वेरी टाइनी एंड डेलिकेट। प्लांट्स एक तो बहुत छोटे थे, बहुत नाजुक, डेलिकेट थे। द स्पीकर एग्जैजरेट्स ह्यूमरसली। उन्होंने एक ह्यूमर के तरीके से, एक फनी वे में उसको, उस बात को एग्जैजरेट किया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया है। टू शो, ये शो करने के लिए, हाउ स्मॉल दे वर, कि वो प्लांट्स कितने छोटे थे, एंड हाउ केयरफुली दे मस्ट हैव बीन प्लांटेड, और कितने केयरफुली उनको प्लांट किया गया होगा। जब पोएट ने कहा कि वो इतने छोटे थे, ऐसा लगता है कि उनको पिन से प्लांट किया गया है, पिन से प्लांट किया है मिसेस जॉन्स ने, तो एक इमेज हमारे माइंड में आ गई, हमें पता लगा, एक फनी वे में उसने बता दिया, और ऑब्वियसली इसको एग्जैजरेट भी किया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया है, पिन से उन्होंने प्लांट्स नहीं लगाए होंगे। तो ये सिर्फ ये शो करने के लिए बताया गया है। आप इस लाइन को हटा भी सकते हैं, आप कहेंगे द स्पीकर एग्जैजरेट्स ह्यूमरसली। हंसी मजाक के तरीके से उन्होंने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, ये शो करने के लिए कि प्लांट्स कितने छोटे थे और कितने केयरफुली प्लांट किए गए थे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट मिसेस जॉन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरैक्शन विद द स्पीकर? मिसेस जॉन्स का जो इंटरेक्शन था स्पीकर के साथ और जो उनका एक गार्डनिंग स्टाइल था, उसके बाद मिसेस जॉन्स के बारे में आप क्या जान पाए? वी लर्न दैट मिसेस जॉन्स इज क्रिएटिव एंड टेक्स प्राइड इन हर वर्क। हमें पता लगा मिसेस जॉन्स क्रिएटिव हैं, वो अपने, उनका जो काम है उसमें प्राउड फील करती है, गर्व महसूस करती है। एंड शी इंजॉयज डेकोरेटिंग हर गार्डन विद अनयूजुअल आइटम्स। बड़े अलग से जो आइटम्स होते हैं उनसे उन्हें अपने गार्डन को डेकोरेट करना पसंद है, उस चीज़ को वो एंजॉय करती हैं। नाउ द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जॉन्स इन अ पॉजिटिव लाइट। पोएम में मिसेस जॉन्स को एक पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे किया गया है। सपोर्ट करिए स्टेटमेंट को। तो बिल्कुल यस, द पोएम शोज मिसेस जॉन्स एज चीयरफुल। चीयरफुल है, वो खुश रहती हैं, क्रिएटिव है, एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन, और अपने गार्डन पर उन्हें गर्व है। शी इज़ फ्रेंडली है, एंड हैप्पीली शेयर्स हर गार्डन विद द स्पीकर, और बहुत खुशी से अपने गार्डन को वो शेयर कर रही हैं स्पीकर के साथ। स्पीकर को उन्होंने बुलाया, पोएट को बुलाया है देखने के लिए। नाउ
Why does the poem tell us, what does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? ये जो पोयम है इसमें एक डीपर मीनिंग ये भी है, ये हमें कैसे बताती है कि किस तरह से लोग उनके आसपास जो वर्ल्ड है उसके बारे में अलग तरीके से सोचते हैं. सो द पोयम शोज दैट एवरीवन सीज द वर्ल्ड इन देयर ओन वे. पोयम में बताया गया है हर कोई दुनिया को अपने अलग तरीके से देखता है. मिसेस जॉन्स फाइंड ब्यूटी इन स्टोन्स एंड स्ट्रेंज थिंग्स. मिसेस जॉन्स को ब्यूटी किस चीज़ में मिली? गार्डन की जब हम बात करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, फ्लावर्स में ब्यूटी देखते हैं, उनको ब्यूटी लगती है स्टोन्स में, पत्थरों में, और स्ट्रेंज थोड़ी अलग चीज़ों में. वाइल द स्पीकर फाइंड्स इट ऑड. स्पीकर को तो ये ऑड लगता है, बहुत अलग, स्ट्रेंज लगता है. इट टीचेज अस, ये हमें सिखाता है, टू रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस एंड चॉइसेस. लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग चॉइसेस हो सकती हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. मिसेस जॉन्स अपने गार्डन के बारे में हैप्पी और प्राउड फील करती हैं. इसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपको देना था, एविडेंस देना था पोएम से. सो एविडेंस ये है कि जब पोएट ने उस लवली फ्लावर के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने पूरे गार्डन को ही फ्लावर से कंपेयर कर दिया और कहा यू आर स्टैंडिंग ऑन इट. ये शो करता है कि वो कितना प्यार करती हैं अपने गार्डन से. फिर स्पीकर ने डिस्क्राइब किया कि प्लांट इतने छोटे थे उन्हें लगता था उन्हें पिन से लगाया गया हो. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि सच में उन्हें पिन से लगाया गया था. स्पीकर ने बात को एग्जैजरेट किया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया है, ह्यूमर वाले तरीके से, ह्यूमरसली, ये शो करने के लिए कि प्लांट सच में बहुत छोटे थे और उन्हें बहुत केयरफुली प्लांट किया गया था. अब आपको मिसेस जॉन्स के बारे में और उनके गार्डनिंग स्टाइल के बारे में क्या पता लगा? हमें पता लगा मिसेस जॉन्स क्रिएटिव हैं, अपने काम में बहुत गर्व महसूस करती हैं, टेक्स प्राइड इन हर वर्क एंड शी एंजॉयज डेकोरेटिंग हर गार्डन विद अनयूजुअल थिंग्स. पोएम में मिसेस जॉन्स को पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है. स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए. सो बिल्कुल पोएम में मिसेस जॉन्स को चेयरफुल दिखाया गया है, क्रिएटिव दिखाया गया है और अपने गार्डन में गर्व महसूस करती हैं, वो ऐसा दिखाया गया है. शी इज़ फ्रेंडली भी है. हैप्पीली शेयर्स हर गार्डन विद द स्पीकर, और बहुत खुशी से वो अपने गार्डन को दिखा रही हैं, बातें कर रही हैं उसके बारे में स्पीकर के साथ. पोएम हमें कैसे बताती है, क्या बताती है? अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. उन लोगों के बारे में कि हर लोग अपने आसपास की दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं. सो पोएम में शो किया गया है हर कोई सीज द वर्ल्ड इन देयर ओन वे, दुनिया को अपने तरीके से देखते हैं. मिसेस जॉन्स को स्टोन्स और स्ट्रेंज थिंग्स में ब्यूटी लगती है, स्पीकर को जबकि वो ऑड लगता है. तो ये हमें सिखाता है कि हमें सभी की ओपिनियंस और चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए. नाउ लेट अस लर्न. Select the appropriate word from the brackets that correctly replace the underlined word in the sentences from the text. So, a sundial with a strange device. एक sundial जिसमें एक strange, अजीब सा डिवाइस लगा है. Strange का मतलब क्या है यहाँ पर? Unusual मतलब अक्सर जैसा होती नहीं कोई चीज़, बाकियों से अलग. Peculiar मतलब odd, बिल्कुल, जो थोड़ी अनकॉमन है. Odd है, strange है. न्यू, नई. रेयर, जो बहुत मुश्किल, बड़ी रेयर है, कम मिलती हैं. एक्सटर्नल, बाहरी. तो यहाँ पर स्ट्रेंज का मतलब है पिक्यूलियर. जो सनडायल है वो अनयूजुअल नहीं है, सिर्फ अनयूजुअल नहीं है बल्कि थोड़ा ऑड भी है. तो यहाँ पर आप क्या करना है? अंडरलाइन, हाँ अंडरलाइन कर देंगे पिक्यूलियर को. नाउ विच मिसेस जॉन्स थिंक्स रादर नाइस, जो कि मिसेस जॉन्स को बहुत अच्छा लगता है. तो नाइस का मतलब क्या है? प्लेजेंट, सुपीरियर, दूसरों से अलग. अग्रीएबल मतलब ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, अग्री कर सकते हैं. जेंटल या फिर चार्मिंग. ये वर्ड अगर आपको याद हो, जब हमने समरी लिखी थी उसमें भी आया था कि मिसेस जॉन्स को रादर नाइस की जगह क्या यूज़ किया गया था? वो बहुत चार्मिंग लगता है. शी फाइंड्स, उनका संडाइल उनको लगता है चार्मिंग. सो यहाँ पर जो बुक ने यूज़ किया है वही हम मीनिंग लिख देते हैं, चार्मिंग. चार्मिंग मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही प्लेजेंट. दे आर सो डेलिकेट, वो बहुत ही डेलिकेट थे. तो डेलिकेट का मतलब क्या है? डिलिशियस, टेस्टी. फ्रेजाइल मतलब जो आसानी से ब्रेक हो जाए, टूट जाए. डेंटी मतलब बहुत छोटे, बहुत सुंदर. ग्रेसफुल, देखने में सुंदर. वीक, कमज़ोर. तो वीक एग्जैक्टली नहीं कह सकते. फ्रेजाइल का मतलब है, डेलिकेट का एग्जैक्ट मतलब है फ्रेजाइल, मतलब बहुत नाजुक. नाउ वेयर इज दिस लवली गार्डन, आई क्राइड. मैंने ज़ोर से कहा कि ये लवली गार्डन है कहाँ पर. तो क्राइड का मतलब क्या है? विस्पर्ड,
फुसफुसाना, अनाउंस करना किसी चीज़ को, शाउटेड, जोर से चिल्लाना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। क्राई मतलब ऐसे वीप, रोना भी होता है, वेप्ट भी नहीं है। यहाँ पर क्राइड का एग्जैक्ट मीनिंग होगा एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब जोर से कोई बात कहना एक फीलिंग्स के साथ। ओके, नेक्स्ट। नाउ द सन डायल इज रेफर्ड टू एज अ डिवाइस इन द पोयम। पोयम में सन डायल को एक डिवाइस बताया गया है। आप पेयर्स में काम करेंगे टू इन्फर द मीनिंग ऑफ डिवाइस। ये पता लगाने के लिए कि डिवाइस का मतलब क्या है, अपने थॉट्स को आपको शेयर करना है क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। तो डिवाइस मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई टूल जिसे हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं मोबाइल एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ऐसे सनलाइट भी एक डिवाइस है जो टाइम बताता है यूजिंग सनलाइट। सो इसमें आप लिख देंगे डिवाइस मीन्स अ टूल, वैसे डिस्कशन के लिए है बट स्टिल, अ टूल मेड फॉर स्पेशल पर्पस, जो किसी जनरल नहीं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। नाउ मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉलम 1 में इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, उनको मैच करना है उनकी डेफिनेशन के साथ कॉलम 2 में। कॉलम 3 में एक एग्जाम्पल गिवन है ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐड मोर एग्जाम्पल इन कॉलम 3। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। सो कॉलम 1 में गिवन है इम्प्लीमेंट, टूल, इक्विपमेंट, अप्लायंस, गैजेट। ओके, कॉलम 2 में समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो हो, एंड इज यूज टू डू वर्क इन द हाउस, और घर में जिसे हम यूज करते हो काम करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल है और घर में फर्स्ट यूज किए जाते हैं टू डू डिफरेंट वर्क्स, जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर। देन समथिंग स्मॉल दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी छोटी चीज़ जो मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं गैजेट। गैजेट्स जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, गैजेट। कैसे मैचिंग आपको समझ में आएगी यहाँ? चलो डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं। ये हो जाएंगे गैजेट, और ये है मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप। नाउ समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड, जिसे हाथों से चला के आप काम करते हैं, जैसे कि हैमर है, हैमर को हम बोलते हैं टूल। टूल जैसे हम बोलते हैं डिफरेंट टूल्स, जो गार्डनर कौन से टूल्स यूज़ करता है, मेसन कौन से टूल्स यूज़ करता है, ओके, इलेक्ट्रिशियन कौन से टूल्स यूज़ करता है। तो टूल्स हम बोलते हैं जिनको हाथ से मूव करा के काम किया जाता है, और एग्जाम्पल होगा हैमर। नाउ अ सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी भी काम के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विपमेंट्स। जैसे कोई भी गेम आप खेलते हैं, उसको खेलने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। इक्विपमेंट्स किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे क्रिकेट बैट है, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स, ये इक्विपमेंट्स हैं क्रिकेट के। इनको हम क्रिकेट के टूल्स नहीं कहेंगे, अप्लायंसेस नहीं कहेंगे, गैजेट्स नहीं कहेंगे। और लास्ट में बचता है समथिंग यूज्ड बाय हैंड और टू मेक और रिपेयर, रिपेयर करने के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं और हैंड से मूव करा के इनको यूज़ किया जाता है, उनको कहते हैं इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट्स जैसे कि स्पेड है या फिर नाइफ है। ओके, नेक्स्ट। नाउ कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स इन कॉलम 1। टेबल आपको कंप्लीट करनी है। कॉलम 1 में नए वर्ड्स आप बनाएंगे, उनके हिंट्स आपको कॉलम 2 में दिए हैं। रिप्लेस करेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड। ओके, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। इसका फर्स्ट वर्ड सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल नाइस, एन आप रिप्लेस कर सकते हैं कट्स इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे पीसेस में जो जब आप कट करते हैं उसको हम कहते हैं डाइस। नाउ ग्रेन दैट वी कुक, एक ग्रेन जिसे हम कुक करते हैं उसे हम कहते हैं राइस, राइस। देन पर्पस प्लूरल ऑफ माउस, माउस का प्लूरल होता है माइस। बैड हैबिट वाइस। देन सॉइल में भी ऐसे ही आपको चेंजेस करने हैं। हीट समथिंग, सॉइल का राइमिंग बेसिकली इसको आप चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ को हीट करने को बोलते हैं बॉयल, सॉइल बॉयल। वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करना, टॉयल। लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, सर्कल में लेंथ जो होती है वायर की उसे हम कहते हैं कॉइल। देन शीट टू रैप फूड आइटम्स, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए जो शीट हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फॉइल, फॉइल पेपर जैसे। ओके, बॉयल, टॉयल, कॉइल, फॉइल, डाइस, राइस, माइस एंड वाइस। नाउ लेट अस लिसन।
लिसनिंग एक्टिविटी है, ट्रांसक्रिप्ट आपको गिवन होगी पेज नंबर 47 पर। ये ट्रांसक्रिप्ट है। यू विल लिसन टू अ प्रेजेंटेशन अबाउट द वंडरफुल रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। एज यू लिसन आंसर द क्वेश्चंस इन 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स। ओके, पहले सुनना है आपको सिर्फ, अभी हम इसको रीड करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर करेंगे इन 1 to 3 वर्ड्स। हेलो एवरीवन, द रॉक गार्डन इज अ स्पेशियस ओपन एयर एग्जीबिशन. It is a proof of human creativity with waste materials. This garden is created by Nek Chand in 1957. This is the reason the garden is also known as Nek Chand's Rock Garden. The garden was featured on an Indian postage stamp in 1983 and Nek Chand was awarded the Padma Shri a year later. The rock garden is spread across a massive 40-acre wonderland. Do you know why I say this? Well, this is because it has several colorful sculptures and a mosaic of art pieces. What is unique about the rock garden is that it is divided into 3 distinct phases. Each area reveals a unique collection of installations, include terracotta pots, light fixtures, and even broken toilet pots that have been transformed into extraordinary masterpieces. You will be surprised to know that the borders of rock garden are lined with around 5,000 statues. The rock garden is truly a place that celebrates the best from waste. I sincerely recommend that you visit this extraordinary national treasure. Okay, ये रॉक गार्डन के बारे में आपको एक पैराग्राफ गिवन है। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने सुन लिया, होपफुली समझ में भी आ गया होगा आपको। शॉर्ट में ही आपको आंसर करना है। फर्स्ट इज, वेयर वॉज नेक चंद्स रॉक गार्डन फीचर्ड? नेक चंद का जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पर फीचर हुआ था? वो फीचर हुआ था इंडियन पोस्टेज स्टैम्प पर। तो ये 3 वर्ड्स आप लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। जो पोस्टेज स्टैम्प होती है, देखो आई थिंक पिक्चर भी आपको गिवन है, रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। ये नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव? किस तरह के स्कल्पचर्स हैं रॉक गार्डन में? कलरफुल स्कल्पचर्स। कलरफुल सिर्फ लिख देंगे 1 वर्ड में। स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्तियाँ। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है। देन हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड? रॉक गार्डन को कैसे डिवाइड किया गया है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, 3 अलग अलग फेजेस में। नेम एनी वन थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पीस ऑफ आर्ट इन रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में बहुत सारी चीज़ों को पीस ऑफ आर्ट में बदला गया है। किसी एक चीज़ का नाम लिखिए। यहाँ पर ब्रोकन टॉयलेट पॉट्स को चेंज किया गया है डिफरेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरपीसेस में। सो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आंसर नंबर 4, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैचूज बॉर्डर द रॉक गार्डन? रॉक गार्डन के बॉर्डर पर लगभग कितने स्टैचूज हैं? लगभग 5,000 स्टैचूज। 5,000 आंसर। ओके, नेक्स्ट। ये वैसे हमने देख लिया, देखना नहीं था आपको। लिसनिंग का पर्पज ही यही है कि आप सुनेंगे। वैसे 2 to 3 टाइम्स ये रिपीट करेंगे टीचर्स आपके सामने और आपको चीज़ों को मेमोराइज करना है, याद रखना है। एनीवेज, आगे आते हैं। नाउ लेट अस स्पीक। स्पीकिंग की एक्टिविटी है। द स्पीकर ऑफ द पोएम माइट हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन मिसेस जॉन्स फ्लावर। मिसेस जॉन्स के फ्लावर पर पैर रखने के लिए पोएट जो है शायद से सॉरी फील कर रहा हो। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम जो रिग्रेट होता है हमें गलती करने के बाद, उसको एक्सप्रेस हमें करना चाहिए। वी मस्ट एक्सप्रेस रिग्रेट। अपोलोजाइज करना चाहिए अपने एक्शंस के लिए। जब हम अपोलोजाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स को, तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्ड टू द अपोलॉजी। ओके, यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स। आपके भाई के जो लिए जो मिठाइयाँ रखी थी आपने वो खा ली। तो आप कैसे सॉरी बोलेंगे अब इसमें? तो आई एम सॉरी आई एट योर स्वीट्स, इतना ही आप कह सकते हैं। आई एम सॉरी आई एट योर स्वीट्स। अब रिस्पॉन्स क्या हो सकता है आपके ब्रदर का? इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। रिस्पॉन्स लिख देते हैं यहाँ पर। आपके ब्रदर रिस्पॉन्ड करेंगे इट्स ऑल राइट। आई हैव समथिंग एल्स टू ईट, ऐसा कुछ भी वो बोल सकते हैं, मेरे पास कुछ और है खाने के लिए। यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। आपने अपनी बहन का फ्लावर क्राफ्ट जो है उसको तोड़ दिया। तो सॉरी आप बोलेंगे, सॉरी आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर फ्लावर क्राफ्ट। मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता था, इट वॉज बाय मिस्टेक। इस तरह की कोई चीज़ आप बोल सकते हैं। अब ये बोलने के लिए एक्टिविटी है तो बोल ही लेते हैं, इसको लिखते नहीं हैं।
ओके सॉरी, आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर फ्लावर क्राफ्ट। और आपकी सिस्टर क्या बोल सकती है? नो प्रॉब्लम, आई विल मेक अनदर वन। कोई बात नहीं, मैं कोई और बना लूंगी। यू एक्सीडेंटली स्पिल इंक ऑन योर मदर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपके मदर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, गलती से उन पर इंक गिर गई आपसे, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी मदर, या फिर प्लीज फॉरगिव मी फॉर स्पिलिंग इंक ऑन योर पेपर्स। मदर का रिस्पॉन्स क्या होगा? दीज थिंग्स हैपन, ऐसी चीज़ें होती रहती है, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, अगली बार से और केयरफुल रहना। यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट। आपने अपने दोस्त से बुक्स ली, नोटबुक ली, और आप उसे लाना भूल गए। आप कहेंगे आई एम सॉरी अबाउट फॉरगेटिंग योर नोटबुक। तुम्हारी नोटबुक भूलने के लिए सॉरी बोलेंगे। और अब जो भी आपका फ्रेंड बोलेगा, अगर वो ज़रूरी होगा टीचर को दिखाने के लिए, हो सकता है उसको गुस्सा भी आए, बट दैट्स ऑल राइट, जस्ट ब्रिंग इट टुमारो। ओके, ठीक है, कल ले आना। ये हमने यूज़ कर ही लिए हैं। जब हम अपोलोजाइज करते हैं किसी के लिए इन अथॉरिटी, लाइक प्रिंसिपल को आप माफ़ी मांगेंगे प्रिंसिपल से या टीचर से एक फॉर्मल सेटिंग में, तो हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब पेयर्स में आप वर्क करेंगे और एंड टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्ड टू द अपोलॉजी। अब देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर, आई प्रॉमिस इट वॉन्ट हैपन अगेन, आई ऑ यू एन अपॉलॉजी फॉर, I will do my best not to repeat it, I really regret doing this, I assure that it will never happen again। इस तरह के टर्म्स आप यूज़ करेंगे। और रिस्पॉन्ड में टीचर्स या प्रिंसिपल्स क्या बोलेंगे? आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, प्लीज़ इंश्योर करिएगा, एंड देन जो भी आपने काम किया है, आई अप्रिशिएट यू सेइंग दिस, अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने ये कहा, बट देन आगे आई एम ग्लैड यू रियलाइज योर मिस्टेक, एंड देन ठीक है। पहले सिचुएशंस देखते हैं। यू डिड नॉट ब्रिंग द एन असाइनमेंट दैट वॉज ड्यू फॉर सबमिशन। एक असाइनमेंट था, सबमिट होने वाला था, आप उसको लेकर नहीं आए, तो आप कहेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट सबमिटिंग माई असाइनमेंट एंड आई प्रॉमिस इट वॉन्ट हैपन अगेन। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, असाइनमेंट में नहीं लेकर आए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से ये नहीं होगा। अब टीचर क्या कह सकती हैं? आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ये अपॉलॉजी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, प्लीज़ इंश्योर यू कंप्लीटेड बाय टुमारो या यू सबमिटेड बाय टुमारो, कि कल तक तुम कंप्लीट कर लो या सबमिट कर दो। नेक्स्ट, यू आर लेट टू स्कूल में के लिए आप लेट हो गए। फॉर द पास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से लेट हो रहे हैं। एंड हैड टू मीट द प्रिंसिपल, अब आपको प्रिंसिपल से मिलने जाना है, तो आप कहेंगे आई ऑ यू एन अपॉलॉजी, मैं आपसे माफ़ी मांगना एक जिम्मेदारी बनती है, ऑ करता हूँ, फॉर बीइंग लेट होने के लिए, एंड आई विल डू माई बेस्ट नॉट टू रिपीट इट, मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे से ये रिपीट ना हो। प्रिंसिपल का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? आई अप्रिशिएट यू सेइंग दिस, अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम ये कह रहे हो, बट यू मस्ट बी मोर पंक्चुअल, लेकिन तुम्हें आगे से और ज़्यादा पंक्चुअल होना होगा, मोर पंक्चुअल। नाउ आई रियली, अच्छा क्या है ये? यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, आपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं किया है और टीचर ने कहा एक्सप्लेन करो क्यों नहीं किया। आई रियली फॉर रिग्रेट, मैं बहुत सही में रिग्रेट फील कर रहा हूँ नॉट सबमिटिंग माई प्रोजेक्ट, एंड आई अश्योर यू दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन। टीचर कहेंगे आई एम ग्लैड यू रियलाइज योर मिस्टेक, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है, मैं आई एम ग्लैड, अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। लेट अस राइट, राइटिंग के लिए है अभी। आप मेंबर है ऑफ नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के नेचर क्लब के, एक नोटिस ड्राफ्ट करिए इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन। एक हर्ब गार्डन बनने वाला है, ये आपके स्कूल में भी होगा, जिसमें बहुत सारे हर्बल प्लांट्स होते हैं। होली बेसिल, तुलसी होती है, कैरम, मिंट, एलोवेरा, और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। ओके, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मेंशन करिए पर्पस ऑफ राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं उसको, क्या पर्पस है। डेट का, कौन सी डेट को इनॉग्रेशन होगा, टाइम क्या है, वेन्यू कहाँ पर आना है, एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। होम टू कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कब और कहाँ। फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे। इन द थर्ड पर्सन फॉर्म राइट द नोटिस इन द बॉक्स। बॉक्स में तो कैसे नोटिस लिखेंगे, स्पेस ही नहीं, मतलब बॉक्स इन द सेंस नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखना होता है, आप अपनी इसको कॉपी में लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखा जाता है नोटिस, ये फॉर्मेट है उसका। सबसे पहले जब आप लिख लेंगे उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखेंगे।
सो सबसे ऊपर टॉप सेंटर में आपके स्कूल का नाम आएगा, उसके बाद सेंटर में कैपिटल लेटर्स में आप नोटिस लिखेंगे, लेफ्ट में डेट जब आप नोटिस लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2025, फिर से सेंटर में टॉपिक है इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन। सो द नेचर क्लब इज प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8। नेचर क्लब को बहुत खुशी हो रही है आपको इन्फॉर्म करते हुए 6 to 8 के स्टूडेंट्स को दैट द हर्ब गार्डन विल बी इनॉग्रेटेड ऑन, डेट आप लिखेंगे क्योंकि 2 जुलाई को हम लिख रहे हैं, 2-3 दिनों के बाद की डेट लिख देंगे, 5 जुलाई 2025 ब्रैकेट में डे सैटरडे एट 10 AM, सुबह 10 बजे इन द स्कूल बैकयार्ड गार्डन एरिया। सभी इंफॉर्मेशन होती है जो आपका नोटिस है उसमें, और टू द पॉइंट हम लिखते हैं क्या हो रहा है, किन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, कब होगा, कौन से दिन, किस टाइम और कहाँ पर। द गार्डन फीचर्स, गार्डन में कुछ प्लांट्स होंगे लाइक एलोवेरा, मिंट, कैरम, होली बेसिल, वो हमने यहीं से उठा लिया। फिर ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू अटेंड द इवेंट, सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इन्वाइटेड है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। फॉर फर्दर डिटेल्स, और कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए प्लीज कॉन्टैक्ट द नेचर क्लब कोऑर्डिनेटर, और कोई डिटेल मतलब बच्चे अपना कुछ प्लांट लेकर आना चाहे इस तरह से, तो नेचर क्लब के जो कोऑर्डिनेटर है, कोई भी नाम मिसेस शर्मा है मान लीजिए, उनसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे इन द बायोलॉजी लैब। लेट्स ज्वाइन टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। चलिए सब साथ में आकर सेलिब्रेट करते हैं और जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब गार्डन में बेसिकली जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वही होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। फिर नीचे आपका नाम होगा, आपकी क्यों आप लिख रहे हैं इसको, तो क्योंकि आप मेंबर हैं ऑफ नेचर क्लब, एंड देन क्लास आपकी क्लास 8B। ओके ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आगे लेटेस्ट एक्सप्लोर में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसको आप कर लेंगे खुद से। होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इंक्लूडिंग पोएम भी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।